नमस्कार और द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम भारत के छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए लोग, नीति और पेरोल को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ भारत में। हाँ, ये खास तौर पर फाउंडर्स, एम्प्लॉयर्स जो छोटे बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी है। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बता दें। जरूर। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो सिर्फ सूचना के लिए है, गाइडेंस के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज एक क्वालिफाइड पीएफ कंसल्टेंट या लीगल प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। बिल्कुल। इस चर्चा के आधार पर सीधे कोई एक्शन न लें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये पीएफ आखिर है क्या? मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि ये भारत सरकार की एक अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसे मैनेज करती है। अच्छा, और ये अनिवार्य किसके लिए है? ये उन सभी बिजनेस के लिए कानूनन जरूरी है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। 20 कर्मचारी, ओके। और इसमें होता क्या, मतलब पैसा कैसे जमा होता है? इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। आमतौर पर कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी और डीए होता है उसका 12% हर महीने। दोनों 12-12%? हाँ, आमतौर पर ये पैसा कर्मचारी के अपने पीएफ अकाउंट में जमा होता है और उस पर ब्याज भी मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना हुआ? नहीं, यही पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं है। आप इसे इमरजेंसी में, जैसे घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल जरूरत के लिए भी निकाल सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। अच्छा। और ये सिर्फ सेविंग्स से बढ़कर है, ये एक पूरा सोशल सिक्योरिटी पैकेज है। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपका पीएफ जो सेविंग वाला हिस्सा है, दूसरा पेंशन स्कीम ईपीएस और तीसरा ईडीएलआई के जरिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। ओह, मतलब एक ही कंट्रीब्यूशन में पेंशन और इंश्योरेंस भी? कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होता। पेंशन और इंश्योरेंस कवर उसी में शामिल है। ये तो कमाल है। कर्मचारियों के लिए तो ये बहुत अच्छी सुरक्षा है, पर छोटे व्यवसायों को इस पर खास ध्यान क्यों देना चाहिए, खासकर जब वो बस शुरू ही हो रहे हो? देखो, पीएफ का पालन करना सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है। ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार एम्प्लॉयर हैं, अपने लोगों के भविष्य की सोचते हैं। हाँ, इससे ट्रस्ट बनता है। बिल्कुल, कर्मचारियों का भरोसा बढ़ता है। आजकल अच्छा टैलेंट इन चीजों को देखता है, वो इसे एक स्टेबल कंपनी की निशानी मानते हैं। और तो और बैंक से लोन लेना हो या बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करनी हो, वो भी आपकी पीएफ कंप्लायंस स्थिति पूछ सकते हैं। और अगर कोई इसे नजरअंदाज करे, मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, 20-25 लोग हैं, वो टाइम पर पीएफ जमा नहीं करते, तो क्या होता है? सिर्फ फाइन लगता है? नहीं, सिर्फ फाइन नहीं, मामला गंभीर हो सकता है। देर से पेमेंट पर 12% सालाना ब्याज तो लगता ही है। 12%? काफी ज्यादा। हाँ, और देरी के हिसाब से 25% तक का हर्जाना मतलब डैमेजेस भी लग सकते हैं। और अगर बार बार ऐसा हो रहा है या खास तौर पर अगर कर्मचारी का हिस्सा काटकर जमा नहीं किया, तो फिर आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ओ बाप रे। ईपीएफओ इस मामले में बहुत सख्त है। वो कर्मचारियों की सेविंग्स को लेकर कोई रिस्क नहीं लेते। समझ गया। तो ये जो 20 कर्मचारियों की लिमिट है, ये कब ट्रिगर होती है? इसमें सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज गिने जाते हैं? नहीं, ये एक कॉमन सवाल है। इसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम और कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी शामिल होते हैं। जैसे ही आपकी टोटल स्ट्रेंथ 20 पहुंची, पीएफ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, पार्ट टाइम भी काउंट होते हैं? हाँ, और हाँ, अगर किसी बिजनेस में 20 से कम लोग हैं, तो वो चाहें तो अपनी मर्जी से भी पीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसे वॉलंटरी कवरेज कहते हैं। और मान लीजिए एक बार रजिस्टर हो गए, 25 कर्मचारी थे, फिर कुछ लोग चले गए और 15 रह गए, तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है? नहीं, एक बार पीएफ लागू हो गया तो वो तब तक लागू रहता है जब तक आप उसे बाकायदा बंद नहीं करवाते, भले ही कर्मचारियों की संख्या बाद में 20 से कम हो जाए। तो ये परमानेंट जैसा है एक बार शुरू हो गया तो? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है आजकल? बहुत मुश्किल तो नहीं? नहीं, अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया है। एक पोर्टल है registration.shramsuvidha.gov.in। श्रम सुविधा पोर्टल? हाँ, वहां जाकर अकाउंट बनाना है, फिर एक लिन यानी लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, फिर अपनी बिजनेस डिटेल्स, मालिक की डिटेल्स भरनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस लाइसेंस वगैरह अपलोड करने होते हैं। फिर आधार ई साइन या डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके सबमिट कर देना है। डिजिटल सिग्नेचर, वो टोकन वाला? हाँ, वही, या फिर आधार बेस्ड ओटीपी से भी हो जाता है।
सबमिट करने के बाद आपको अपना पीएफ कोड, जिसे एस्टैब्लिशमेंट आईडी कहते हैं, मिल जाता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भागदौड़ नहीं। चलिए तो बढ़िया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद हर महीने क्या करना होता है? मंथली कंप्लायंस क्या है? हर महीने कुछ जरूरी काम है। सबसे पहला, महीने की 15 तारीख तक पेमेंट कर देना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा। 15 तारीख डेडलाइन है। हाँ, 15th of every month फॉर द प्रीवियस मंथ सैलरी। दूसरा, ऑनलाइन ईसीआर फाइल करना होता है। ईसीआर? इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। ये ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर होता है। ये बेसिकली आपके पेमेंट और किस कर्मचारी का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका डिजिटल रिकॉर्ड है। ओके, पेमेंट और ईसीआर फाइलिंग। और तीसरा, कर्मचारियों की केवाईसी डिटेल्स और नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट रखनी होती हैं, ये जरूरी है। और चौथा, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाता है तो उसे पीएफ ट्रांसफर करने या निकालने में मदद करनी होती है। और मान लीजिए किसी महीने कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं था या सैलरी नहीं बनी, तब क्या? हाँ, ये भी जरूरी पॉइंट है। अगर किसी महीने कोई टेम्पररी वर्कर नहीं है या कोई सैलरी नहीं दी गई, तब भी आपको नील रिटर्न या जीरो रिटर्न फाइल करना होता है और जो मिनिमम एडमिन चार्जेस हैं वो भरने होते हैं। जीरो रिटर्न भी फाइल करना है? हाँ, ताकि ईपीएफओ को पता रहे कि आप एक्टिव हैं और जानबूझकर रिपोर्टिंग मिस नहीं कर रहे, वरना आपका कोड डिफॉल्ट में जा सकता है। ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, फाउंडर्स के लिए कुछ खास टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? बिल्कुल। पहला, हर एलिजिबल एम्प्लॉय को एनरोल करें, कोई छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, अपनी टीम को पीएफ के फायदों के बारे में बताएं कि ये उनके भविष्य के लिए कितना जरूरी है। हाँ, कम्युनिकेशन जरूरी है। तीसरा, अपना डीएससी या ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें, एक्सपायर ना होने दें। चौथा, पेमेंट हमेशा टाइम पर करें, 15 तारीख या उससे पहले, लेट फाइन से बचें। और पोर्टल? हमेशा ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल ही इस्तेमाल करें। बहुत सी अनाधिकारिक वेबसाइट्स हैं, उनसे बचें। और समय समय पर चेक करते रहें कि आपका कंट्रीब्यूशन सही से कर्मचारी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए तो? अंदाजा लगाने से अच्छा है सीधा अपने रीजनल पीएफ ऑफिस से संपर्क करें, या ईपीएफओ हर महीने पब्लिक ग्रीवेंस सेशन भी करता है, उनमें भी जा सकते हैं। सही जानकारी लेना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीएफ शायद शुरू में थोड़ा काम ज्यादा लगे, ब्यूरोक्रेटिक लगे, लेकिन ये भारत में एम्प्लॉय वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और इसे सही तरीके से करना सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि ये आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में विश्वास और क्रेडिबिलिटी बनाता है। तो अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है या ग्रो कर रहा है, तो पीएफ कंप्लायंस को अपनी पीपल ऑप्स स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। एकदम सही कहा। ये भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश है, आपके लोगों के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। और ये सारी जानकारी आप तक लेकर आया है ऑफरेड, जो भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक एचआर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ऑनबोर्डिंग हो, ऑफर लेटर बनाने हो या पीएफ जैसे कंप्लायंस के काम, ऑफरेड इसमें आपकी मदद कर सकता है, वो भी बस कुछ ही क्लिक्स में। आप उन्हें चेक कर सकते हैं www.offred.co पर। तो हमारा मैसेज यही है, कंप्लायंट रहें, एम्पावर्ड रहें, और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कंप्लायंस सिर्फ एक बोझ है, या ये आपके बिजनेस का कल्चर और सस्टेनेबिलिटी बनाने का एक मौका भी है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। धन्यवाद।